हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मुकुंद कुमार मिश्रा एंड आज हम आपके सामने क्लास 11th और क्लास 12th के ठीक है क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं बता दूं आपको कि क्लास 11th में जो भी चीज़ें आपको पढ़ना है ठीक है, और क्लास 12th में जो भी चीज़ें पढ़ना है उस पूरे मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए इवन मैं बता दूं बेटा आपको कि क्लास 11th और क्लास 12th ही नहीं, आगे आप बीएससी पढ़ लीजिए, एमएससी पढ़ लीजिए, बीटेक में चले जाइए, कहीं भी चले जाएंगे ना, हर चीज़ के मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए ना सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो है आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स। अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स को बहुत बढ़िया कर लेते हैं ना तो आप मैथमेटिक्स का ज़बरदस्त एक स्टूडेंट बन जाएंगे। ठीक है ना, तो बेसिक मैथ्स को आप रियली में अपने आप को थोड़ा सा अच्छा रखने की कोशिश करेंगे ना। तो आज हम क्लास 11th से ही स्टार्ट करने जा रहे हैं चीज़ों को। क्लास 11th स्टार्ट करेंगे, क्लास 12th स्टार्ट करेंगे और बेसिक मैथ पर ध्यान देना है आपको। ठीक है, बेसिक मैथ जितना ज़्यादा मजबूत होगा मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स उतना ज़्यादा आपका बेहतर होगा, क्योंकि बेसिक मैथ में बहुत ज़्यादा दम है। ठीक है, जिस तरीके से कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले कुछ होना ज़रूरी है हमारे पास, ठीक है, उसी तरीके से मैथमेटिक्स को कंप्लीट पढ़ने के लिए ठीक है ना, आपको ये जानना ज़रूरी है कि बेसिक मैथ्स क्या चीज़ होते हैं ना। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले मैथमेटिक्स में मैं बात कर लेता हूँ बेसिक मैथ का। देखिए, हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि मतलब क्या क्या 11th में पढ़ना है और क्या क्या 12th में पढ़ना है, लेकिन बेसिक मैथ होना मस्ट ज़्यादा ज़रूरी है ना। ठीक है ना, तो देखिए बेसिक मैथ की पहले बात कर ले। मैथमेटिक्स में सबसे पहले जो आपके पास आता है वो है आपके पास में बेसिक मैथ्स है ना। समझिएगा, क्या है आपके पास? बेसिक मैथ्स है। बेसिक क्या है आपके पास? बेसिक मैथ्स। अच्छा, बेसिक मैथ्स के अंदर क्या क्या आते हैं ये भी समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग बेसिक मैथ्स में मतलब सारा मैथ्स पूरा बेसिक मैथ में एंट्री कर गया, नहीं है। ऐसा क्या चीज़ है जिसको पढ़ने से पूरा मैथमेटिक्स मेरा मतलब कवर हो जाता है, और पूरे मैथमेटिक्स में अगर हम कहीं से भी कोई भी चैप्टर को पढ़ना चालू करेंगे तो वो चीज़ें में हमें अटकना नहीं है। ठीक है, मतलब मुझे पता होना चाहिए ठीक है कि अगर ये चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ों की ज़रूरत है और उसे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, मतलब किसी क्वेश्चन से हम कैसे निकल सकते हैं, वो बेसिक मैथ आपको बेहतरीन ढंग से बताएगा। तो बेसिक मैथ में जो फर्स्ट जो है फर्स्ट टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड योर पास सेट थ्योरी। मैं बता दूं कि सेट थ्योरी इज अ पार्ट ऑफ बेसिक मैथ। सेट थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं कि सेट थ्योरी क्लास 11th में आपको पढ़ना भी है, तो ये टॉपिक भी निकल जाएगा आपको। बेसिक मैथ पढ़ते पढ़ते क्लास 11th का एक टॉपिक भी आपके पास सामने से निकलेगा। ठीक है ना, बेसिक सेट थ्योरी। बता दूं कि सेट थ्योरी के बाद जो दूसरा नंबर पे आपके पास आता है वो है हमारे पास क्या पास, देखिएगा ना, इंटरवल। क्या नाम है आपके पास? इंटरवल ना। मैं बता दूं कि इंटरवल को ख़त्म होते होते नंबर तीसरे नंबर पे आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, वो है बेटा इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी आ जाएंगे। मैं बता दूं कि चौथे नंबर पे इनइक्वालिटी के बाद, ठीक है, इनइक्वालिटी के बाद अगर कोई भी चीज़ आपके पास आता है ठीक है तो वो आपके पास है सबसे पहले, उसके बाद बेटा मॉडुलस है। क्या आपके पास है? मॉडुलस। मैं बता दूं कि मॉडुलस के बाद 5 नंबर में आपके पास लॉगरिथम की बात करेगा, लॉगरिथम। ठीक है ना, ये भी आपका ज़्यादा ज़रूरी है ना। नंबर 5th नंबर में के बाद 6th नंबर जो हमारे पास है वो है बेटा ट्रिग्नोमेट्री, है ना। क्या है पास? ट्रिग्नोमेट्री। मैं आपसे बात बता दूँ एक कि मतलब हमारे पास जो भी ये टॉपिक है इसके बारे में समझा दूँ। ठीक है, कि पूरे मैथ्स ओवरऑल आप कोई भी किताब उठा लीजिए, या वो आपके पास क्लास 11th का, 12th का, बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कुछ भी हो जाए यार। ठीक है, कोई भी मैथमेटिक्स हो, है ना। इवन आप मतलब रिसर्च की कोई बुक उठा लीजिए, या फिर आप मैं बता दूँ आपके पास इंजीनियरिंग की कोई बुक उठा लीजिए। अगर बेसिक मैथ आपको जितना बढ़िया आता है ठीक है उतना ही बढ़िया आप काम कर पाएंगे। मैं बता दूँ कि इंटरवल अगर आता है तो ऐसा कोई मैथ्स नहीं है जहाँ पे इंटरवल का यूज नहीं आता हो। नंबर दूसरा, मॉडुलस का भी उतना ही यूज है। लॉगरिथम, लॉग का कहाँ यूज नहीं है यार? फिजिक्स में ज़रूरत है, केमिस्ट्री में ज़रूरत है, मैथमेटिक्स में ज़रूरत है, हर जगह पे लॉग है भाई साहब, बिना लॉग के तो काम नहीं चलेगा। और ट्रिग्नोमेट्री, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री नहीं एंट्री करेगा, चाहे वो फिजिक्स का फार्मूला हो जाए या फिर आपके पास केमिस्ट्री का कोई फार्मूले हैं, हर जगह पे आपके पास यूज में आ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक मैथ्स में हमारे पास ये चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना। चलिए ठीक है, तो मैं बता दूं आपके पास कि ये बेसिक मैथ्स के पार्ट हैं, और इसके बाद आपके पास मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ सेट थ्योरी से। सेट थ्योरी पढ़ाएंगे, इंटरवल पढ़ाएंगे, इनइक्वालिटी पढ़ाएंगे, मॉडुलस, लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्री। ये खत्म होते होते आपका मैथमेटिक्स इतना तगड़ा हो जाएगा, ठीक है, इतना तगड़ा हो जाएगा बेटा कि मैं बता दूँ आपको कि इवन आप कोई भी किताब उठाकर उसे खुद से क्वेश्चन पढ़कर खुद से बना सकते हैं आप। ठीक है, खुद से मतलब आप बुक को पढ़ सकते हैं विदाउट एनी हेल्प, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। चलिए, तो सबसे पहला नंबर पे हमारे पास आता है सेट थ्योरी। सबसे पहले नंबर क्या आता है हमारे पास? सेट थ्योरी की नाम बात कर लेते हैं। सेट थ्योरी, और सेट थ्योरी जो हमारे पास है,
ठीक है, बता दूँ कि सेट थ्योरी आपके पास मैथमेटिक्स का बेसिक मैथ्स का पहला पार्ट है, इसके बारे में समझा दो अच्छे से आपको। चलिए ठीक है, सेट थ्योरी में सबसे पहले डेफिनेशन आता है सेट्स के बारे में, सेट्स क्या होते हैं हमारे पास ना। सेट के बारे में बोला गया बेटा पास के सेट के डेफिनेशन के बारे में क्या बोला है कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ, इट इज ए कलेक्शन, इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड distinct object, well defined distinct object, this is called क्या पास सेट, डेफिनेशन ऑफ सेट। क्या बोल रहा है सेट का डेफिनेशन? इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मैथमेटिक्स पढ़ने का एक और सबसे बेस्ट तरीका जो है उसके बारे में बता दूँ आपको, ठीक है, कि सबसे पहला नंबर ये बेटा कि अगर आप मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, तो रीच इन ईच एंड एवरी लाइन, हर लाइन को आपको पढ़ना चाहिए, एंड अंडरस्टैंड अबाउट ईच एंड एवरी वर्ड, ठीक है, विच आर यूज्ड इन दैट लाइन। उस लाइन में जितने भी वर्ड है ना, उस वर्ड को आपको समझना चाहिए, समझना है। अगर आपने इतना कुछ कर लिया ना, तो मैं बता दूं कि इवन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हर चीज़ में, ठीक है, आप गजब के मतलब अच्छे इंसान, मतलब एक अच्छे लेवल के मतलब बच्चे बन जाओगे आप, ठीक है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हर वर्ड को, हर लाइन को समझना। देखिएगा, इट इज ए कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कलेक्ट करना यानी संग्रह करना। मैं तो वेल डिफाइंड का मतलब भी आपको समझाता हूँ। पहले डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट यानी अलग अलग, दिस इज द सिनोनिम्स ऑफ डिफरेंट, एंड द ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट, ठीक। ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी तरीके का वस्तु हो गया, नदियाँ हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, ठीक है। मतलब कुछ हमारे पास मान लो कुछ टाउन्स है, वो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास हैं, वो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं। इंटीजर्स हैं, वो भी हमारे पास नेचुरल नंबर है। बात कर लेते हैं वेल डिफाइंड का। व्हाट इज द वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड के बारे में बता दूँ आपके पास, अगर कोई भी कलेक्शन ऑफ नंबर्स हो गए या फिर कलेक्शन ऑफ समथिंग्स हो गए, ठीक है, अगर ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सेम होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? दैट थिंग इज कॉल्ड क्या पास, दैट कलेक्शन ऑफ दैट थिंग, सॉरी, कलेक्शन ऑफ दैट थिंग इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। जैसे मैं आपको सिंपल से एक लॉजिक बता दूं मैं आपको ना, अगर मैंने आपसे बोल दिया, ठीक है, देखिए, तो अच्छा मैं बता दूं इसको मतलब डिनोट कैसे करते हैं एक तरीके से। देखिए, इसको करली ब्रैकेट में लिख सकते हैं ना, इट इज रिटेन इन करली ब्रैकेट, इट इज रिटेन इन के पास करली ब्रैकेट, रिटेन क्या था? करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट में लिखते हैं ना। इसके अंदर इंट्रीज जो होते हैं, देखिए, तो ईच इंट्रीज इन के पास, ईच इंट्रीज इन करली ब्रैकेट इज कॉल्ड क्या पास एलिमेंट, इज कॉल्ड एलिमेंट होते हैं। क्या बोलते हैं? उसके अंदर की चीज़ों को एलिमेंट बोलते हैं ना। देखिए, इट इज डिनोटेड बाई के पास कैपिटल लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, कैपिटल, सुनिएगा ना, कैपिटल लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट ना, कैपिटल लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। दैट इज एग्जाम्पल की यहाँ पे सुनिएगा ना, दैट इज क्या पास A B C D डॉट डॉट क्या पास कैपिटल X Y एंड Z, ठीक है ना। देखिए, एलिमेंट्स इज रिटेन इन स्मॉल लेटर, है ना, स्मॉल। अगर वो ABCD का लेटर है तो, एलिमेंट्स इज रिटेन इन के पास स्मॉल लेटर, ठीक है ना, ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, समझिएगा ना। अल्फ़ाबेट, चलिए समझिएगा आगे। तो ये चीज़ हमारे पास हो गया है ना। अब आपसे क्या बोला गया है, इसका मतलब समझाइए। वेल डिफाइंड का मतलब समझाते हैं, वेल डिफाइंड का मतलब समझाते हैं आपके पास ना। आपसे बोला गया आपके पास ये एक तरीके का क्या होता है, सेट क्या होता है, करली ब्रैकेट के अंदर में जो हम लोग लिखते हैं वही कलेक्शन हो गया, संग्रह हो गया। तो किसी भी चीज़ को मतलब कलेक्ट करके एक बॉक्स में डाल देना, दैट बॉक्स इज कॉल्ड क्या पास, मतलब करली ब्रैकेट। और ये जो बॉक्स के साथ जो चीज़ों को हम लोग लिखते हैं दैट इज कॉल्ड क्या पास सेट, उसको हम लोग सेट कहते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, आपसे क्या बोला गया, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोल दिया पास की सेट ए बराबर, मैंने बोल दिया था 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से मैंने कर दिया। देखिएगा, हमने करली ब्रैकेट के अंदर में लिखा है, और जो ईच इंट्रीज आर कमिंग फ्रॉम वेयर, ईच इंट्रीज आर कमिंग फ्रॉम क्या पास नेचुरल नंबर, या फिर आपके पास रेशनल नंबर,
या फिर आपके पास इंटीजर या फिर होल नंबर, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये सारे के सारे जो इसके इंट्रीज हैं दैट इज कॉल्ड एलिमेंट, मैंने बताया था कि जो इंट्रीज होते हैं उसी को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। तो ये जो एलिमेंट हैं, अगर मैं बोल दूं कि नेचुरल नंबर से आ रहा है, तो क्या कोई दुनिया का कोई भी इंसान आकर ये बोल देगा कि यह नेचुरल नंबर से नहीं आ रहा है? नहीं बोल सकता, क्योंकि सभी लोग यही बोलेंगे कि यह नेचुरल नंबर से आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस कलेक्शन ऑफ दिस नंबर इज कॉल्ड क्या पास वेल डिफाइंड नंबर, है ना। अगेन देख लेते हैं। अगर मैंने बोल दिया कि बी बराबर, मैंने बोल दिया था ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है ना। ये मैंने बोल दिया ए, ई, आई, ओ, यू, है ना। मैंने बोल दिया कि कलेक्शन ऑफ जो नंबर्स, कलेक्शन ऑफ क्या डिफरेंट जो नंबर है ना बेटा, ये वॉवेल है। ये क्या हमारे पास है? वॉवेल है। मैंने बोला वॉवेल है, तो क्या दुनिया को कोई इंसान आकर ये बोलेगा कि हाँ भाई सब वॉवेल नहीं है ना? नहीं बोल सकता। मैंने ये भी आपके पास क्या अपने आप में डिफाइंड है। अब मैंने बोल दिया एक्स की जगह पे मैंने बोल दिया ए, बी, सी, डी, ई। अगर मैंने ऐसा बोल दिया आपके पास सी, डी, ई के बाद मैंने एफ बोल दिया, है ना। अगर मैंने आपसे ये बोल दिया, अगर मैंने बोला कि दीज लेटर्स आर कमिंग फ्रॉम वेर इंग्लिश अल्फ़ाबेट ना, तो क्या ऐसा कोई आदमी है जो बोल देगा कि हाँ भाई सब इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से नहीं आ रहा है? ऐसा तो कोई नहीं है बोल सकता, ठीक है ना। तो वही बात हमारे पास हो गया कि सर जो भी चीज़ें आपके पास इनसाइड में होनी चाहिए, ठीक है, दैट थिंग्स आर क्या पास वेल डिफाइंड, दैट थिंग्स आर वेल डिफाइंड। नंबर दूसरा एक चीज़ और अटैक कि रिपीट नहीं करनी चाहिए, मतलब डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब क्या होना चाहिए? अगर मैंने बोले वाई बराबर 1 2 3 4, ठीक है, 5 है, 4 3, ठीक है ना। आपके पास कितना टफ 5 4 3 कितना आपके पास 4 कितना है आपके पास, मान लो 6 है। इस तरीके से देख लीजिए आप। इसमें ये भी हमारे पास सेट है, ऐसा बात नहीं कि सेट नहीं है, बट ये सेट के डेफिनेशन को फॉलो नहीं करना है। क्यों? उसने बोला था कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, है ना। डिफरेंट बट डिफरेंट नहीं है। देख लो आपके पास 4 कितनी बार रिपीट कर गया? 3 बार। और 3 कितनी बार रिपीट कर गया आपके पास? 2 बार। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स है इनसाइड में, ठीक है, वो रिपीट कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। तो ये आपके पास सेट के डेफिनेशन को क्लियर नहीं कर रहा है, इसलिए हमारे पास ये सेट नहीं है। बात सुनिए आप। तो सेट के लिए सिंपल सी लॉजिक यही है कि आपके पास जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स होने चाहिए या फिर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होनी चाहिए, दैट थिंग्स आर डिफरेंट एज वेल एज वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब फिर से बता दूं मैं आपको क्या होता है। वेल डिफाइंड का मतलब, वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि जो दुनिया के हर एक इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम हो जाए, दैट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर कुछ बता देता हूँ, है ना। अगर मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बोल दिया, ठीक है, कि टॉप 10 डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, टॉप 10 डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, क्या ये वेल डिफाइंड होगा? तो आप बोल सकते हो सर नहीं होगा। क्यों? मैंने बोला कि आप मान लो आप लोग 5-6 बच्चे हो, 5-6 ही की बात कर लेते हैं, सब कुछ छोड़ दो, 5-6 बच्चे हो। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने एक बच्चे को बोल दिया कि आप ऐसा करो, बोर्ड पे आ जाओ, बोर्ड पे आकर 10 ऐसे जानवर का नाम लिखो, ठीक है, डेंजरस एनिमल, जिससे आपको डर लगता है। तो आप मान लीजिए कि जो भी आपने 10 जानवर का नाम लिखा, फिर दूसरा बच्चा को वही जानवर का नाम लिखेगा? नहीं लिख पाएगा। क्यों? हो सकता है सामने वाले बच्चे को मतलब सांप से डर लग रहा है, उसके दूसरे वाले बच्चे हैं वो सपेरे के मतलब घर से हैं, तो वो उससे खेलेगा उससे, है ना। किसी को बिच्छू से डर लगता है, किसी को बिच्छू से डर नहीं लग रहा है, किसी को मतलब शेर से डर लग रहा है, किसी को शेर से डर लग रहा है, किसी को हाथी से डर लग रहा है तो हाथी से डर, किसी को मतलब लेपर्ड से डर लगता है, लेपर्ड से, किसी को बिल्ली से भी डर लगता है, किसी को बिल्ली से डर नहीं लगता, किसी को कुत्ते से डर लगता है, किसी को कुत्ते से डर नहीं लगता। बस में ना, मतलब ये जो बोला गया कि टॉप 10 डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, तो ये भी आपके पास वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। एक चीज़ और समझा देता हूँ, है ना। वेल डिफाइंड मतलब, अगर हमने आपको वेल डिफाइंड का एक और एग्जांपल अगर मैं आपसे दे दूँ, मैंने बोल दिया आपके पास कि वेल डिफाइंड ना, मैंने बोल दिया आपके पास कि जेड बराबर, जेड क्या टर्म मैंने बोल दिया कि कलेक्शन ऑफ क्या पास बुक्स, कलेक्शन ऑफ क्या होता है पास बुक्स, है ना, समझिएगा, कलेक्शन ऑफ बुक्स रिटन बाई, कलेक्शन ऑफ बुक रिटन बाई महात्मा गांधी। मान लो मैं लिख दो महात्मा गांधी, रिटन बाई महात्मा गांधी के द्वारा लिखी हुई सारी किताबें, है ना। अगर मैं इसके कलेक्शन की बात करूँगा तो ये वेल डिफाइंड है या नहीं? जी मैं बता दूँ कि ये बिल्कुल वेल डिफाइंड है। क्यों? मैं मतलब कलेक्शन है ना, हाँ, कलेक्शन ऑफ बुक्स रिटन बाई महात्मा गांधी। तो मैंने बोला महात्मा गांधी के द्वारा लिखी हुई सारी पुस्तकें। मैं बोलूँ कि आप लोग मान लो 5 बच्चे हो, या फिर दुनिया का मतलब हर बच्चे की बात कर दूँ। मैंने बोला कि एक बच्चे को बोला कि जाओ तो मार्केट जाओ और मार्केट में जाकर, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी हुई सारी किताबें लेकर आओ, ठीक है। तो वो जो किताब लेकर आएगा, अगर मैं दूसरा बच्चा को बोलूँगा कि जाओ तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी हुई सारी किताबें लेकर आओ, तो वो भी वही किताब लेकर आएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया सारी किताबें लाने के लिए, ऐसा नहीं बोला कि हाँ 2 किताब ये लेके चलाएगा, 2 किताब वो लेके चलाएगा, ऐसा नहीं है। सारी किताब ये भी लेके आएगा, महात्मा गांधी के द्वारा जितना भी लिखा हुआ होगा। और दूसरा बच्चा जो जाएगा ना,
वो भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ सारी किताबें लेकर आएंगे। तीसरा बच्चा जो जाएगा वो भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ सारी किताबें लेकर। तो भाई साहब महात्मा गांधी अगर 10 किताब लिखे हैं तो 10 ही तो लेकर आएगा सब के सब, ठीक है। मतलब ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि दुनिया का हर इंसान को अगर मैं बोलूँगा कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखे हुए सारी किताबें लेकर आई हैं तो वही लेकर आएगा, है ना। वेल डिफाइंड है ये भाई साहब। अगर मैंने आपसे बोल दिया कि आपके पास राष्ट्रपति के द्वारा टॉप 10 राइटर्स, ठीक है, ऑफ इंडिया, तो आपको क्या दिया गया है, आपके पास अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूँगा क्या ये आपके पास सेट होगा टॉप 10, मतलब कि आपके पास टॉप 10 राइटर्स इन द इंडिया, ठीक है। तो नहीं हो सकता। हो सकता है कि मतलब मान लिया जाए कि आपको एक किसी राइटर्स का बुक ज़्यादा पसंद हो, जैसे मान लीजिए कि आप चेतन भगत का बुक पढ़ते हो, कोई APJ अब्दुल कलाम का बुक पढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि किसी इंसान को मतलब आपके पास बोलेगा अरे यार चेतन भगत तो ये किताब लिखता है, और मतलब मुझे उसको, किसी बच्चे को हो सकता है उसका किताब ज़्यादा पसंद नहीं हो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, यार बेकार उनको मतलब टॉप 10 में रख दिया, उसका बुक तो मुझे पसंद ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास नहीं हो सकता, क्योंकि हर लोगों का यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो जाता है। दिस इज कॉल्ड के आपके पास वेल डिफाइंड, है ना। तो ठीक है, आज के क्लास में आपको यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और सेट थ्योरी का ये सेट का डेफिनेशन है और ये है ना। नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास आएगा सेट के बारे में, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, ऑल द बेस्ट।